Hello students, hope you all are fine and safe at your home. Today we'll start a new chapter, okay? And this chapter name is The Revolt of 1857. This chapter is very important from your syllabus point of view as well as in future whenever you give any kind of examination for job or competitive examination, there are also many questions come from this topic. So this is very important, so therefore I request you to give more attention towards this chapter, okay? Now, as we have dealt in the previous chapters that how the British policies have exploited the peasants, then the Nawabs, the Zamindars, even the kings and the tribals as well, isn't it? Now in this chapter we will see that how these people, the resentment of all these sections of the society, whether it may be peasants, zamindars or the nawabs, how that resentment has changed into a revolt. मतलब इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक विरोध मतलब विद्रोह की भावना कैसे पनप कर आई और वो कैसे एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप धारण किया। आपने पिछले चैप्टर में भी देखा होगा कि इनकी जो ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थी वो कैसे समाज के हर तबके के लोगों को उन पर पड़ रहा था। तो ऐसे स्थिति में जो विरोध की भावना उनके अंदर थी, चाहे वो किसी भी तबके समाज के किसी भी तबके के लोग थे, वो कैसे विरोध जाके विद्रोह के रूप में चेंज हुआ, इसी को हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Elaborately we will study about this in this chapter. So today we will see the topic. The topic is how the Nawab lose their power. Okay, now since in the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के मिड में जो नवाब और जो राजा थे, धीरे धीरे उनका सत्ता और सम्मान दोनों ही कम होता जा रहा था. Residents had been stationed in many courts. Now what do you mean by residents? Residents means they were political or commercial agents of whom? Of the British government. Okay. So they were the political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company. It means ये लोग जो residents है, ये अंग्रेज सरकार के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि थे जो उस वक्त जो है भारत के कई रियासतों में इनको तैनात किया गया था, क्योंकि जो भी वहाँ पे कोई भी तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन या जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके बारे में ये जो है अपने सरकार मतलब अंग्रेज सरकार को बताएंगे। तो कई रियासतों में इनको ऐसे प्रतिनिधि ऐसे ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे उनको तैनात कर दिया गया था। तो जो भी राजा जो भी राजनीतिक तौर पे या व्यावसायिक तौर पे जो भी डिसीजन लेते थे वो जो है अंग्रेज सरकार को पहुंच जाता था खबर। और यहाँ पे इनका काम होता था ये भी देखना कि जो भी कानून बन रहा है क्या वो अंग्रेज सरकार के हित में है या नहीं है। तो आप एक तरफ से देख सकते हैं कि जो भी राजा है या नवाब है वो भले सत्ता में वो बैठे तो थे, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं रही। मतलब पहले जिस फ्रीली वो जिस तरह से वो कानून बनाते थे, अब वो जो है महज उस सत्ता में एक राजा की तरह बैठे तो थे, लेकिन अब उनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं घट गई थी, या आप कह सकते हैं कि वो नाम मात्र के राज रह चुके थे या रह गए थे। ठीक है। सो residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced. Their armed forces disbanded. यहाँ तक कि इनके जो अपनी स्वतंत्र सैनिक थी, जो राजाओं की अपनी जो सैनिक क्षमता थी, उसको भी उन्होंने भंग कर दिया। मतलब उनकी अपनी सैनिक नहीं हो सकती थी, उसको भी अंग्रेज सरकार ने बंद कर दिया। And their revenues and territories taken away by stagers. अब जो
इनका जो राजस्व है, जो राजस्व लेने का जो हक है या कई क्षेत्र है, वो धीरे धीरे जो है वो अंग्रेज सरकार की तरफ चले गए। मतलब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनसे छीन लिया गया था। किनसे? भारत के कई रियासतों से, राजा से, नवाब से जो है उनको जो राजस्व लेने का जो अधिकार था, और कई क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे अब अंग्रेज सरकार के हाथ में चले गए थे। समझ में आया आपको? Now, many ruling families try to negotiate with the company to protect their interests. For example, Rani Lakshmi Bai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. See, in the previous chapter, that is lesson number 2, there you might have seen what is subsidiary alliance and what is doctrine of lapse. So here, both were the policies that was executed by the British government in order to expand their territory in India, isn't it? So here you will see that as per the doctrine of lapse, इसके मुताबिक क्या था कि जो भी राजा, भारत का कोई भी राजा या रानी जिसके अपने औलाद ना हो, तो उस सत्ता के उत्तराधिकारी के तौर पर वो अपने रिश्तेदार के किसी भी, मतलब अपने रिश्तेदार के बच्चों को वो गोद ले सकते थे और उन्हें जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। तो ये परंपरा जो है पहले से चलती आ रही थी। अगर किसी कारणवश उनकी अपनी औलाद ना हो तो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने एक नीति बना दी थी जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत जो है ऐसे किसी भी राजा का अपनी औलाद अगर ना हो तो वो ऐसी स्थिति में गोद नहीं ले सकता था और किसी को भी गोद लेकर रिश्तेदार, किसी भी अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद लेकर वो उसे अपना सत्ता का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी सारी रियासत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगी। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं संबलपुर हो गया है, सतारा हो गया, झांसी हो गया, ये सब कुछ ऐसे रियासत थे जहां ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एग्जीक्यूट किया गया। तो उसमें जो है रानी ऑफ झांसी जो है इनका भी यही प्रॉब्लम था। तो ये चाहती थी कि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करे और किसी तरीके से बात करके इस पे इनके जो बीच जो मतभेद है खास तौर से इस नीति को लेके वो सुलह हो जाए और इनकी सत्ता जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ना जाए और किसी तरीके से वो अपना रियासत चला सके। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड, और वो चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को उनका उत्तराधिकारी माना जाए। नाना साहेब ऑल्सो, यहाँ पे आप देखेंगे नाना साहेब द एडॉप्टेड सन of Peshwa Bajirao II, ठीक है, pleaded that he be given his father's pension when the later died। अब यहाँ पे नाना साहेब भी जो है वो गोद लिए हुए पेशवा बाजीराव द्वारा धृतराष्ट्र द्वारा गोद लिए हुए बच्चे हैं। तो वो भी चाहते थे कि उनके पिताजी के बाद जो उनको जो पेंशन मिल रहा है वो पेंशन उनको मिले। तो वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस मसले में बात करें। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को एकदम नकार दिया और वो अपने पावर, अपनी सुपीरियरिटी और अपनी मिलिट्री पावर के हवस में उन्होंने उनको बिल्कुल भी, मतलब उनके ये चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर नाना साहेब हो, उनके डिमांड्स को एकदम ही नकार दिया। ठीक है। So however the company confident of its superiority and military power turned down these pleas. That's what I told you. Then the Awadh was one of the last territories to be annexed. Now in 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. आपने लेसन नंबर 2 में भी पढ़ा होगा कि सब्सिडरी अलायंस जो है, जो भी राजा अगर इस संधि में, सब्सिडरी अलायंस से संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करती है, उस संधि के हिसाब से आपने इसमें देखा होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सुरक्षा देगी, लेकिन किस कंडीशन पर कि उनकी जो सेना है वो कहाँ पे तैनात हो जाएगा, जो भारत के जो रियासत के जो राजा है, जो इस संधि में उन्होंने जो इस संधि को एक्सेप्ट किए हैं, वो उनके रियासत में ब्रिटिश के ट्रुप्स जो है वो वहाँ पे तैनात हो जाएंगे। उनके रखरखाव के लिए
मतलब वो पूरी जो सेना की रखरखाव उनका खर्चा कौन उठाएगा? इंडियन रूलर उठाएगा। और मान लीजिए ऐसे में किसी कारणवश अगर वो उसका रखरखाव नहीं कर सके, उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं या उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी रियासत के कुछ हिस्से जो है वो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को चले जाएगा। तो इसी में अवध भी आया। इसमें आप देखेंगे कि अवध भी इसी सब्सिडायरी अलायंस का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। इन 1801 अ सब्सिडायरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। नाउ अवध में भी ऐसे ही हुआ, जब पेमेंट नहीं कर पाए उनके ब्रिटिश ट्रूप्स की जितनी भी रखरखाव उनका खर्च को जब नहीं उठा पाए जो अवध के नवाब, तो ऑटोमेटिकली जो है अवध का जो कुछ हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली किनके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। वो तो संधि में वैसे ही पहले से लिखा हुआ था। आप जानते हैं सब्सिडायरी अलायंस से कुछ मेन फीचर्स आपने अगर लेसन नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये सब लिखा हुआ है, isn't it? So Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. अब डलहौजी अवध को अपने कब्जे में करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अवध जो है ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक झूठ बोल दिया, या ऐसे कहे उन्होंने एक ऐसा र्यूमर फैला दिया कि सही तरीके से प्रशासनिक कारणों की वजह से वहाँ में जो प्रशासन है या किसी कारणवश जो है वहाँ प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रही है और लॉ और ऑर्डर जो है सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। इस वजह से जो है अवध को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है ताकि वो उसे ठीक तरीके से चला सके। समझ में आया आपको? नाउ द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स से पहले जो है मुगल राज्य था भारत में। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो चाहते थे कि अब मुगल डायनेस्टी को एकदम खत्म कर दिया जाए, मतलब पूरा भारत जो है उनके अधीन आ जाए और देयर शुड नॉट बी एनी Mughal dynasty over there. Okay, so in order to discontinue what they have done, let's see. Now the name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. अब जो सिक्कों में जो मुगल राजाओं का नाम जो उसमें लिखा होता है सिक्कों में, मतलब इन द कॉइन्स, उसको भी हटा दिया, उसमें भी उनका नाम को हटा दिया। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो जो है चाहते थे कि मुगल डायनेस्टी को खत्म कर देने के लिए इन्होंने एक एक स्टेप लिया। तो पहले जो सिक्का है, सिक्के पे जो राजा का नाम होता है, मुगल राजा के जो नाम जो लिखते हैं, तो वो चीज को भी उन्होंने हटा दिया। ओके, now what happened? In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, ये बहादुर शाह जफर, आपको ये हमेशा कभी जीके क्वेश्चंस में भी आता है, सो या फिर आपके ये क्वेश्चंस में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। Bahadur Shah Zafar is the last Mughal emperor. So questions may come that who was the last Mughal emperor. So you can say Bahadur Shah Zafar. Understood? So here you can see in 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. मतलब गवर्नर जनरल ने मुगल डायनेस्टी को एकदम से ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक नया लॉ पास किया, जिसके मुताबिक इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफ़र जो हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा परिवार वो अब जो लाल किले से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। मतलब वो रेड फोर्ट से, वो जो कहीं पीढ़ियों से वो वहीं पे रहते हैं रेड फोर्ट पे, अब लाल किले पे वो उनका महल है, लेकिन अब जो है बहादुर शाह जफ़र के मृत्यु के बाद उनकी पूरी परिवार जो है वहां से निकाल दिया जाएगा और कहीं और उनको बसाया
जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या नीति, मतलब क्या क्या नीति अप्लाई किया ताकि वो मुगल डायनेस्टी को एकदम से ही हटा दे और अपना वर्चस्व या अपना दबदबा को इंडिया में कायम करने के लिए, ठीक है, या अपनी एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए। अंडरस्टूड? नाउ in 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes. अब यहाँ पे गवर्नर जनरल कैनिंग जो है उन्होंने 1856 में ये डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनका कोई भी, मतलब उनका जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं वो जो है आगे चलकर वो राजा नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ एक राजकुमार के रूप में जाने जाएंगे, वो जो है एक एम्परर के रूप में नहीं जाने जाएंगे, वो मुगल किंग नहीं कहलाएंगे, वो एक राजकुमार के प्रिंस के नाम से, वो प्रिंस के नाम से वो जाने जाएंगे बस। लेकिन वो जो है कोई किंग के नाम से उनको नहीं एड्रेस किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर रह गए, ठीक है। नाउ यू विल सी द पेसेंट्स एंड द सिपॉइज। अभी हम लोगों ने नवाब के बारे में, राजाओं के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसमें देखेंगे द पेसेंट्स एंड द सिपॉइज। अब ये जो टॉपिक है इसमें कुछ किसान या जो सिपॉइज है, खास तौर से किसान या सिपॉइज जो है उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैसा रवैया रहा और इस वजह से इनके अंदर उनके लिए क्या विरोध की भावना कैसे पनपी और क्यों, ये सब चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, see the peasants and the sepoys. Now you can see here in the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. हमने लेसन नंबर 3 में भी देखा कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट के नाम से, महलवारी सेटलमेंट के नाम से, रैयतवारी सेटलमेंट के नाम से कैसे ये किसानों से ज़्यादा कर वसूलती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं किसान और जो ज़मींदार है वो परेशान थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generation. आपने उसमें इस चैप्टर में ये भी देखा था, उस चैप्टर में कि अगर किसान जो है रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के हवस में वो क्या करते थे, वो महाजन से जाकर लोन लेते थे और अगर वो सही वक्त पर लोन वापस नहीं, मतलब जो पैसा उन्होंने लोन में लिया है उसे वो कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, तो ऐसे स्थिति में जो है उनका जो लैंड है वो जो है महाजन मनी लेंडर जो है वो उसको ले लेता था। तो इस तरीके से जो ज़मीन पर वो पीढ़ियाँ वहाँ पर जो है कल्टीवेशन करती आ रही थी, आज जो है कर्ज के नाम पर जो है मनी लेंडर्स जो है उनसे महाजन जो है उनका ज़मीन छीन लेता है। तो ये जो स्थिति है वो सच में उनके लिए बहुत दयनीय थी, क्योंकि जो वो जनरेशन से वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते आ रहे थे, तो ब्रिटिश की जो दमनकारी नीतियों की वजह से उनके हाथ में जो उनका ज़मीन था, जो मतलब पीढ़ियों से उनके पास था, वो भी उनके हाथ से छिन चुका था। Now, the Indian sepoys and the employee of the company also had reasons for discontent. अब आप देखेंगे ना सिर्फ किसान, यहाँ तक कि सिपॉइज भी, मतलब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है भारत के कुछ सिपॉइज भी, मतलब सिपाही के तौर पे वो काम करते थे, ठीक है। अब उनके अंदर भी कहीं ना कहीं विरोध की भावना थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। क्यों? दे वेर अनहैप्पी, क्योंकि वो नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? बिकॉज दे वेर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। जो उनको जो
सैलरी मिलता था वो सैलरी इक्वली नहीं मिलता था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कहीं और सिपाही जो उनके अंग्रेजी सिपाही भी हुआ करते थे और इंडियन सिपाही भी होते थे, तो अंग्रेजी सिपाही उन्हीं का कैडर का, उन्हीं डेजिग्नेशन का सेम डेजिग्नेशन होता था, लेकिन पेमेंट जो है दोनों का अलग होता था। जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में जो ब्रिटिश सिपाही होते थे उनका पेमेंट ज़्यादा होता था, जबकि भारत के सिपाही जो है वही काम करते, जबकि ज़्यादा काम करते थे, लेकिन उनकी सैलरी बहुत ही कम होती थी। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी विरोध की भावना जगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, और उनको कई तरह के अलाउंसेस मिलते थे, किसको? अंग्रेजी सिपाहीज को। लेकिन यही चीज़ जो है आपके भारत के सिपाहीज को वो चीज़ नहीं मिलता, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते थे, कुछ खास रियायत नहीं मिलती थी। जो सब बाकी जो अंग्रेजी सिपाहीज थे उनको ये सब चीज़ दे कैन एंजॉय, बट दीज पीपल, द इंडियन सिपाहीज, दे वर नॉट गेटिंग ऑल दिस टाइप ऑफ allowances or the various kind of allowance, or you can say high salary and various other things. Understood? So some of the new rules moreover violated their religious sensibilities and beliefs. अब इसी बीच में आप देखेंगे कुछ नया रूल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया, जो कहीं ना कहीं उनके धार्मिक और उनके जो धार्मिक जो मान्यता है उन पर ठेस लगा। जैसे कि वी कैन से, डिड यू नो दैट इन दोज days many people in the country believe that if they cross the sea they would lose their religion and caste. उस जमाने में ऐसा मान्यता था बच्चों कि अगर आप जो है समुद्र पार करके, अगर आप किसी और कोई और जगह देश जाते हैं समुद्र पार करके, मतलब सी रूट के माध्यम से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जाति या तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी। तो उस जमाने में ये सब थोड़ा अंधविश्वास हुआ करता था। इसके बारे में भी हम जो है आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये मान्यता हमारे समाज में, मतलब हमारे भारत के समाज में ये था, और इसी कारण से जो है कई सिपाहीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करते थे वो जो है समुद्र के द्वारा जो है वो सफ़र करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कहीं उनका धर्म या उनकी जाति ना भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, तो so when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company. जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या तो ब्रिटिश सरकार जो है अपनी सिपाहीज को कहाँ भेज रही थी? बर्मा भेज रही थी, और उनके द्वारा, मतलब उनके लिए लड़ने के लिए सिपाहीज को भेजा, कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहीज को कहाँ भेजा? बर्मा। तो जब बर्मा वहाँ पे भेजा गया तो साफ तौर से इंडियन सिपाहीज ने मना कर दिया। They said that they will not go to Burma through sea route, but they were ready to go through land route, but they were not ready to go through the sea route, just because I told you that it will hamper or it will spoil their religion or their caste. Understood? So what happened here? So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. मतलब वो जमीन के रास्ते वो बर्मा जाने के लिए राजी थे इंडियन सिपाहीज, बट दे वर नॉट रेडी टू गो थ्रू द sea route. Okay, the reason you know very well. So they were severely punished, and since the issue did not die down, अब क्या हुआ, उसके लिए उन्हें काफी सजा भी दिया गया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ, अब उन्होंने एक नया कानून लागू किया। उसके मुताबिक किसी भी इंडियन सिपाही को अगर आने वाले वक्त में अगर वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में काम करे, तो उनके लिए एक कंडीशन था कि वो किसी भी सी रूट के द्वारा कहीं भी अगर ब्रिटिश सरकार कहती है सिपाही को जाने के लिए, चाहे वो समुद्र के रास्ते हो किसी भी जगह को, तो जाने के लिए जब अगर कहती है तो वो मना नहीं कर सकते। तो अगर इस शर्त के लिए आप राजी है तो आप काम कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इस तरह से जो है एक कानून लागू कर दिया गया, और वो कानून जो लागू जो हुआ वो रिक्रूटमेंट का एक कंडीशन बन गया था। ठीक है, now they were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took
up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. That what I told you right now. If company asks them to go through the sea route to any place of the world, they have to go, or else there is no job in the British army. Understood? So it was a condition laid in front of the Indians that if they want to be a part of the British army or they want to serve in the British army, they have to follow this condition or criteria, or else they will not get the job. Understood? Now, Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. Sepoys को वैसे ही इन सब कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार से वो नाराज थी, और इसी दौरान जो है गांव में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि ये सारे जो सिपाही है कहीं ना कहीं उनके परिवार जो है वो गांव में रहती थी, और वो गांव से ही ये सिपाहीज आते थे। तो इनके अंदर जो पेजेंट्स के अंदर जो विरोध की भावना थी, अब सिपाहीज के अंदर भी वो विरोध की भावना आप देख सकते हैं। सो द एंगर ऑफ द पेजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाहीज एज वेल। नाउ रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पॉन्स टू Now, my dear students, the British believed that Indian society had to be reformed. When the British government came into India, they have seen there was a lot of superstitious beliefs and all prevailing in our society. So they feel that there is a need to reform our Indian society. समझ में आया? कहीं अंधविश्वास जो है हमारे भारतीय समाज में फैले हुए थे, तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि अब हमारे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करें, तब्दील मतलब उसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। सो लॉज वे पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। आप सती प्रथा तो जानते होंगे, तो जहाँ अगर जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है और अगर वहाँ पे पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो है जो फ्यूनरल है, मतलब जहाँ उनकी बॉडी को जलाया जाता है, उनके पति की बॉडी को जलाया जाता है, वहाँ पे उसकी वाइफ को भी जबरन धक्का देके उसको भी जला दिया जाता था। तो ये मानते थे कि उनके परिवार के आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है स्वर्ग में जगह मिलेगा, ऐसा एक मान्यता था हमारे समाज में। तो ये कितना क्रूअल एक्टिविटी आप देख सकते हैं, मतलब कितना अजीब सा है और कितना पेनफुल है। तो अगर वो लड़की या वो स्त्री अगर ना भी चाहे तो भी उनके लोग जो डंडे से मार मार के उनको वो फ्यूनरल में धक्का देते थे, और इसी को हम बोलते हैं सती प्रथा। और देन दे आल्सो वांटेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड to abolish the practice of sati system. At the same time they also wanted to encourage the remarriage of widows. उस ज़माने में जो है जो शादी होता था तो लड़की की जो उम्र होती थी बहुत कम होती थी, से 10 years और 14 years, और आदमी का जो उम्र होता था 38, 30 ऐसे होता था। तो अगर किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाए तो वो विडो बहुत कम उम्र में जो है वो विधवा हो जाती थी, और विधवा होने की वजह से जो है उनका जो रहना, उनका खाना पीना, उनका जो वस्त्र है वो सब हमारे एकदम इंटायरली डिफरेंट, मतलब वाइट क्लोथ दे हैव टू वेयर, देन दे कैन नॉट ईट द स्पाइसी फूड्स एंड ऑल, सो देयर वर सम मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस फॉर एंड ऑल। सो और उनको एक अपशगुन माना जाता था, और उनको कोई भी घर के अच्छे कामों में, मतलब कोई भी शादी हो, कुछ अच्छा सा कोई पर्व बनाया जाए तो वो वहाँ आ जाने से अपशगुन मानते थे, इसलिए घर के किसी कोने में एक जगह पे उनको रख दिया जाए ताकि कोई उन्हें देख ना सके। तो ये सब कुरीतियाँ जो है हमारे समाज में उस जमाने में थी। ठीक है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ रिफॉर्म्स लाए, तो ऐसे में वो चाहती थी कि विडो रीमैरिज हो, मतलब जो विधवाओं का फिर से जो विधवा हो गई हैं उनको फिर से शादी हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट साथ ही साथ जो है इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहती थी। तो आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो सामने आए और जमीन, मतलब वो जमीन ले सकती है, उसमें वो स्कूल बना सकती है, क्रिश्चियन मिशनरीज बना सकती है, चर्च बना सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से पूरा जो है उनको फ्रीडम था। ठीक है, तो इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड
to make conversion to Christianity easier. अब जो है 1850 में जो है एक लॉ पास किया गया जिसके तहत जो है आप जो क्रिश्चियन, जो भारतीय जो है जो क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं उनको एक अलग छूट और या रियायत दी गई थी। क्या ये कि द लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। मतलब जो भारतीय क्रिश्चियनिटी को अपनाता है तो उसे उनके जो मतलब एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है, उनके जो पूर्वज की जो प्रॉपर्टी है वो उनको मिलेगी। ठीक है, तो So many Indians begin to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. अब कई भारतीयों को ये एहसास होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके धर्म और उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपरा है, उसके साथ जो है वो गलत कर रही है। जो पीढ़ियों से चलता आ रहा जो परंपरा है उसे वो गलत ठहरा रही है। तो ऐसे में उनको लगा कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कई कानून को लाकर जो है उनके धर्म के साथ या उनकी परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी हैव dealt with all these things, so I hope that you have understood the things properly, whatever I taught you, the topics and all. So my dear students, I request you all to please study at your home and go through the book, be positive and take care of yourself. Thank you and Jai Hind.